हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके या रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव डिके का जो रेट है, स्पीड, वो क्या है? तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर दो सब्सटेंसेज विच एमिट रेडिएशंस बाय इटसेल्फ। मतलब ये वो सब्सटेंस हैं जो अपने आप ही रेडिएशन छोड़ते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, जिनको रेडियो एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। अब जैसे आयरन है, यदि आयरन को आप हीट करेंगे तब वो रेड, येलो या वाइट होगा, मतलब हीट करने पर रेडिएशन छोड़ेगा। पर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो अपने आप ही रेडिएशन छोड़ते हैं, उनको कोई हीट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। और धीरे धीरे वो रेडिएशन छोड़ के, धीरे धीरे मतलब उनका मास डिक्रीज होने लग जाता है, डिसइंटीग्रेशन होती है। ठीक है। मतलब उनका जो मास है वही रेडिएशंस में कन्वर्ट होता है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। जो रेडिएशन निकलती हैं वो मास ही उनका लॉस होता है। ठीक है। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? जैसे यूरेनियम, थोरियम, कार्बन 14, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। ठीक है जी। अब इस चैप्टर में अब हम कार्बन 14 के बारे में न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले जो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, जो वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, उनका डिसइंटीग्रेशन कितना होगा, दैट डायरेक्टली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एटम दैट आर प्रेजेंट एट दैट टाइम। मतलब जो डिसइंटीग्रेशन है वो तभी ज़्यादा होगी यदि नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे उस टाइम पर। मतलब जैसे हमने रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट भी ज़्यादा है। इनिशियली रेट ज़्यादा होता है किसी रिएक्शन का क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है, और धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम होती जाती है और रेट भी कम हो जाता है। तो वैसे ही रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट एट ए गिवन टाइम। तो ये भी मतलब फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है जी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो इसकी जो इक्वेशन है वो भी फर्स्ट ऑर्डर की ही बन जाती है। ठीक है, देखो, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, माइनस डी अपॉन डी टी एन इज डायरेक्टली टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट ए गिवन टाइम। ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास जो इनिशियली नंबर ऑफ एटम है वो n नॉट है और आफ्टर ए गिवन टाइम वो n रह जाते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में हम करते थे k इज इक्वल टू 2.333 लॉग ए नॉट अपॉन ए या आर नॉट अपॉन ए। यहाँ कर देंगे हम n नॉट अपॉन n, नंबर ऑफ एटम इनिशियली और आफ्टर ए गिवन टाइम। और इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है वही फर्स्ट ऑर्डर वाला ही होगा क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। ठीक है जी। अब इसका जो न्यूमेरिकल होगा वो भी फर्स्ट ऑर्डर का ही होता है एक तरह से। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल, ये जो आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, एनसीईआरटी का है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 इज 57330 ईयर्स। मतलब कार्बन 14 का हाफ लाइफ पीरियड है 5730 ईयर। मतलब इसको आधा होने में इतना टाइम लग जाता है। An archaeological object would contain 80% of the carbon 14 found in living tree। किसी आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट है वुड, उसमें कार्बन 14 का 80%, 80% बच गया है, तो उसकी एज क्या होगी? ठीक है जी। तो अब आपके पास हाफ लाइफ पीरियड गिवन है टी हाफ, उससे आपने के पता करना है, के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। फिर जो के आएगा उससे आपने टाइम पता करना है 80% के लिए, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के। ठीक है जी। के है आपका 0.693 और ये 5730 ईयर्स ऊपर चला जाएगा, लॉग 100 अपॉन नीचे आएगा 80% बच जाता है तो नीचे 80 आएगा, 0 से 0 कट गया, लॉग 10 माइनस लॉग 8, लॉग 10 की वैल्यू है 1 और लॉग 8 की वैल्यू है 0.9035।
ठीक है, कैलकुलेशन करके देखिए, 1 में से इसको माइनस किया 0.0969 आया, ये आपका टाइम आ जाएगा 1845 ईयर्स, मतलब 80%, 80% होने को आपका 1835 साल लग जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको न्यूमेरिकल आई थिंक क्लियर होगा। थैंक्स।